बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का जमीन के नीचे घर, रसोई और खेती। सुबह की सुनहरी धूप आंगन में फैली हुई है। रामेश्वर जी आंगन में बिछी तख्त पर बैठे हैं और अपने बेटों को हाथ के इशारों से पास बुलाते हैं। अरे बेटो, जरा इधर आ जाओ तुम लोग, सबके सब आकर मेरे पास बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है। अजय, विजय, सतीश, राजू और छोटू अपने पिता के चारों तरफ लकड़ी के मोड़ों और दरी पर बैठ जाते हैं। जी पिताजी, कहिए क्या बात है? हम सब आपके पास ही आ गए हैं, बताइए कोई खास काम था क्या? बच्चों, तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है बेटा? मुझे बताओ कि नई वाली साइट पर किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं आ रही? हाँ पिताजी, काम तो अच्छा चल रहा है। वो तो टाइल्स लगाने के लिए अच्छी बड़ी जगह मिली है और जगह बड़ी होने की वजह से हम पांचों आराम से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हमें। बिल्कुल भैया, सही कह रहे हैं ये। हमें अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ता। एक ही छत के नीचे पांचों भाई मिलकर तेजी से पूरा फर्श तैयार कर देते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। कम से कम तुम पांचों को एक ही जगह पर काम मिल गया है, नहीं तो काफी परेशानी हो जाती अलग अलग आने जाने में और सब चीजों को संभालने में। हाँ पिताजी, वो तो अच्छा है कि हम पांचों एक ही जगह काम करते हैं और एक ही जगह रहते हैं। एक साथ सुबह निकलना और शाम को एक साथ घर लौटना सब हो जाता है और साथ रहने से काम भी जल्दी खिंच जाता है। कोई नाम जोक करता है तो कोई मसाला तैयार कर देता है और जिससे समय की बहुत बचत हो जाती है। और रास्ते भर में हम पांचों मिलकर बातें करते हुए जाते हैं तो सफर का बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कब साइट आ गई और कब शाम हो गई। आंगन के दूसरी तरफ रसोई और कमरों में पांचों बहुएं अपने अपने घरेलू कामों में जुटी हुई हैं। शशि तख्त के कोने पर आराम से बैठकर सूखे कपड़ों पर धीरे धीरे प्रेस चला रही है। आरती, जरा देखना वो नीले वाले कुर्ते का कॉलर ठीक से बैठ गया है ना? ज्यादा भारी कपड़े तो मुझसे अब संभलते नहीं, इसलिए हल्के कपड़ों पर ही प्रेस फेर रही हूँ। अरे दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, आपने तो बहुत अच्छे से प्रेस किया है। आप बस आराम से बैठिए। डॉक्टर ने आपको ज्यादा झुकने या जोर लगाने से बिल्कुल मना किया है। हाँ दीदी, भारी काम के लिए तो हम सब है ही। पूनम, वो जो तुलसी के पौधे बाहर रखे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। सुबह की धूप तेज हो रही है। मैंने पौधों में पानी दे दिया है दीदी, और आंगन के फर्श पर झाड़ू भी लगा दी है। अब मैं गुड़िया दीदी की चाय छानने में मदद कर देती हूँ। चाय की पत्ती और अदरक बिल्कुल खौल चुका है। पूनम, तुम ये तश्तरी संभालो, मैं सभी कपों में गर्मा गर्म चाय निकाल देती हूँ ताकि सब लोग एक साथ पी सके। थोड़ी देर बाद गुड़िया और पूनम चाय की ट्रे लेकर आंगन में आती हैं। सभी भाइयों और ससुर जी को एक एक करके चाय का कप थमाती है। पिताजी, ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली अदरक की चाय, और आप सब लोग भी अपने अपने कप उठा लीजिए। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय मिलते ही दिन भर की ताजगी आ जाती है। सच में हमारे घर में बहुओं के आने के बाद हमारा परिवार कितना बड़ा और खुशहाल हो गया है। अब हमारे परिवार में बच्चे आ जाएंगे तो हमारा परिवार तो पूरा जिला ही घोषित हो जाएगा। हाँ पिताजी, अगर हम पांचों भाइयों के यहाँ 2-2 बच्चे भी हो गए ना तो देखना एक पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगी। कहीं बाहर से खिलाड़ी बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में ही अपनी टीम बन जाएगी। कौशल्या हाथ में पानी का लोटा लिए कमरे से बाहर आती है और छोटू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आंगन के खंबे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, क्रिकेट टीम कहाँ तैयार होगी? क्रिकेट टीम से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। क्यों, तुम पांचों कहाँ जाओगे? तुम 5 हो गए हो और तुम्हारे 10 बच्चे, कुल मिलाकर 15 लोग तो ऐसे ही हो जाओगे तुम लोग। अरे हाँ माँ जी, पिताजी सही कह रहे हैं। फिर तो क्रिकेट टीम नहीं बल्कि सच में एक छोटा मोटा जिला ही घोषित हो जाएगा। हमारा घर, पूरा मोहल्ला हमारे आंगन में ही आ जाएगा। अरे बेटा, घर में मिलजुल कर रहने से ही परिवार में सच्चा प्यार और मोहब्बत बनी रहती है। अलग अलग घरों में रहने से, अलग अलग रसोई कर देने से घरों में वो अपनापन थोड़ी न रहता है जो एक साथ बैठकर खाने में है। हाँ माँ जी, ये बात तो अब बिल्कुल सच कह रही हैं। जो परिवार एक साथ मिलकर सुख दुख बांटता है, जहाँ सब में आपस में एकता रहती है, वही परिवार हमेशा फलता फूलता है और उससे कभी किसी की बुरी नजर या आँच नहीं छू सकती। अरे भाई, बातों बातों में घड़ी की सुई तो देखो, जल्दी करो। तुम लोग आज टिफिन नहीं दोगे क्या?
आज हम पांचों भाइयों को साइड पर भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? तभी रेखा एक बड़ा सा स्टील का टिफिन का डब्बा लाकर अजय को देते हुए, ये लीजिए आपका टिफिन, बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। क्यों फिक्र कर रहे हैं आप लोग? सबके लिए ताज़ी रोटियां और सूखी सब्जी इसी बड़े स्टील के 4 मंजिला डिब्बे में अच्छे से पैक कर दी है। चलो ये बहुत अच्छा किया जो समय पर टिफिन थमा दिया, वरना ठेकेदार साहब गेट पर ही खड़े होकर घड़ी देखने लगते हैं। पांचों भाई टिफिन का डब्बा और पानी की बोतलें संभाल कर घर से निकलते हैं और बड़ी हवेली की साइड पर पहुंच जाते हैं। चलो सतीश, तुम जल्दी से कोने से नाप लेना शुरू करो। छोटू, जरा वो लाल वाले पत्थर की कटिंग मशीन चालू कर दो। मैं यहाँ सीमेंट और रेत का सही मसाला तैयार करता हूँ। नाप लेने के बाद सतीश, भैया मैंने यहाँ सीधी नाप ले ली है, बिल्कुल सीधा नाप बैठ रहा है। विजय भैया, आप नीचे मसाले की परत बिछाइए, मैं टाइल्स को जमा कर लेवल चेक कर जाता हूँ। मैं पानी का छिड़काव कर देता हूँ ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए। हम पांचों मिलकर अगर इसी रफ्तार से काम करेंगे तो आज दोपहर ये बड़ा हॉल पूरा चमकने लगेगा। पांचों भाई मिलकर एक साथ काम करते हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। दोपहर का सायरन बजते ही पांचों भाई काम रोकते हैं। वे बरामदे में एक चादर बिछाते हैं और बीच में अपने 4 मंजिला टिफिन खोलकर एक साथ गोला बनाकर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। भाभी ने आज बहुत स्वादिष्ट भरवा करेले और आलू की भुंजिया बनाई है। छोटू, तू रोटियां निकाल और सबको 2-2 बांटना शुरू कर। उन लोगों को इस तरह मिलजुल कर खाना खाते देखकर ठेकेदार उनके पास आकर कहता है, अरे वाह भाई अजय, तुम पांचों भाइयों में तो बहुत ही गजब की एकता है। आजकल के दौर में तो सगे भाइयों में इतना अपनापन बचा नहीं जितना तुम पांचों भाइयों में देखने को मिलता है। ये सब हमारे माता पिता के दिए संस्कार हैं सेठ जी। हम 5 भाई हमेशा एक साथ रहे हैं और एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ते रहे हैं। इस तरह हंसी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे आसमान में घने काले बादल घिरने लगते हैं और तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अगले दिन जब पांचों भाई काम पर पहुंचते हैं तो मूसलाधार पानी बरस रहा होता है। अरे भैया अजय, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अब तुम ही बताओ कि इस तेज बारिश में हम बाहर के खुले आंगन में टाइल्स कैसे लगवाएंगे? पूरा पानी फर्श पर भर रहा है और सारा सीमेंट बह जाएगा, इसलिए तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ जी सेठ जी, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। शायद आधा 1 घंटे में बादल छट जाएं और पानी की धीरे धीरे धार धीमी पड़ जाए। पांचों भाई शेड के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब पानी थमता है तो वे जल्दी जल्दी कुछ टाइल्स लगाते हैं, लेकिन तभी फिर से मूसलाधार बारिश टूट पड़ती है। ठेकेदार माथा पकड़कर उनके पास आता है। अरे नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे भी बहुत नुकसान हो रहा है। 5-5 कारीगरों को पूरी दिहाड़ी देनी पड़ती है और काम आधे दिन भी ठीक से नहीं हो पाता। जब तक ये लगातार बारिश नहीं रुकती तब तक के लिए काम बंद करना पड़ेगा भाई। जब 2-3 दिन लगातार कड़ी धूप निकलेगी तुम लोग काम पर आ जाना। लेकिन सेठ जी, अगर काम बंद हो गया तो हमारे घर का रोज का खर्चा कैसे चलेगा? मैं मजबूर हूँ विजय, मेरा माल बर्बाद हो रहा है। तुम लोग अभी घर जाओ, मौसम साफ होने पर ही आना। पांचों भाई उदास मन से भीगते हुए अपने घर लौटते हैं। उनके लटके हुए चेहरे देखकर रामेश्वर जी और कौशल्या फिक्र में पड़ जाते हैं। क्या बात है बच्चों, आज तुम पांचों दोपहर में ही वापस आ गए और सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? पिताजी क्या बताएं, साइड पर खुले एरिया में टाइल्स लगानी थी। लगातार तेज बारिश की वजह से ठेकेदार ने काम पूरी तरह से रोक दिया है। उसने कहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश बंद नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। हे भगवान, अचानक ये कैसी आफत आ गई। पहले बारिश की वजह से कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा था, अब ये साइड भी बंद हो गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, पहले कपड़े बदल लीजिए और हाथ मुंह धो लीजिए। जो रोटियां बची है मैं गर्म करके लाती हूँ। शशि बचा हुआ खाना गर्म करती और सभी को परोस देती है। सभी लोग खा लेते हैं। कुछ ही दिन ऐसे बीतते हैं और घर का सारा राशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक शाम के समय अजय अपनी अलमारी से एक छोटी सी पोटली निकाल कर लाता है। सतीश, ये लो कुछ पैसे, तुम बाजार जाकर हफ्ते भर का आटा, दाल और तेल ले आओ ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। भैया, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये तो आपकी वही बचत है ना जो आपने भाभी के अस्पताल खर्च के लिए अलग से संभाल कर रखी थी। हाँ सतीश, मैं शशि की डिलीवरी वक्त बेवक्त की जरूरत के लिए धीरे धीरे ये पैसे जमा कर रहा था, लेकिन अभी घर में खाने को कुछ नहीं है तो पहले राशन आना जरूरी है ना। अरे भैया, आप तो इन पैसों को क्यों हाथ लगा रहे हैं?
सही तो बात है, अगर भाभी की तबीयत ऐसी है और अचानक उन्हें कभी जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? मेरी वजह से आप घर की जरूरतों को मत रोकिए, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये पैसे परिवार के बुरे वक्त में काम आने दीजिए। तुम फिक्र मत करो शशि, अभी जो घर में है उससे पहले पेट भरने का इंतजाम होना चाहिए, बाकी आगे भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। सतीश, तू जल्दी जा और राशन लेकर आ। सतीश बाजार जाकर राशन लेकर आता है। उस रात का खाना बनता है और सभी लोग खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पूनम सभी के लिए गर्म चाय बनाकर लाती है। पिताजी, ये चाय पी लीजिए, दूध खत्म हो गया था तो मैंने काली चाय में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। अरे माँ, हमारा घर कितना अच्छा और खुशहाल चल रहा था, ना जाने किसकी नजर लग गई जो अचानक ये तंगी आ गई। बड़े भैया ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर दे दी, अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा। अरे नहीं भैया, आपने दिया तो क्या हुआ, मेरे पास भी कुछ पूंजी बची हुई है, मैंने भी अपनी दिहाड़ी में से कुछ पैसे अलग छिपा कर रखे थे। हाँ, और मैंने भी कुछ पैसे बचा कर रखे थे, मेरे पास भी कुछ पैसे बचे हुए हैं, ये सब मिलाकर हम आज का सामान ले आएंगे। हाँ भैया, मेरे और राजू के पास भी थोड़े थोड़े पैसे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि 2-3 दिन का दाल चावल आराम से आ जाएगा। तुम पांचों भाइयों का यही प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, अगर तुम सब ऐसे ही साथ रहोगे तो ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। सभी भाई अपनी बची कुची रकम इकट्ठी करके बाजार से 4-5 दिन का सूखा राशन ले आते हैं। बाहर आसमान में लगातार घनघोर घटाएं छाई रहती हैं और पानी रुकने का नाम नहीं लेता। बेटा, 4-5 दिन के खाने का इंतजाम तो तुम लोगों ने अपनी बचत से कर लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे का गुजर बसर हम कैसे करेंगे। बहू पेट से है और उसके लिए खान पान का हमें ठीक से ध्यान रखना होगा, नहीं तो उसको कमजोरी हो जाएगी और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। पिताजी, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, मुझे जो भी सूखा रूखा मिलेगा मैं उसी में संतोष कर लूंगी। भगवान पर भरोसा रखो बहू, वो अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखते ही देखते 5-6 दिन और बीत जाते हैं। पांचों भाइयों की जमा पूंजी का आखिरी दाना भी खत्म हो जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश का शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बेटा, राशन तो पूरा खत्म हो गया है, बारिश इतनी हो रही है कि बाहर कदम रखना मुश्किल है, किसी के पास कोई मजदूरी का काम नहीं है, अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा। मैं अपने पुराने ठेकेदार और कुछ रिश्तेदारों को फोन लगाकर देखता हूँ, शायद कोई 2-4 हजार की मदद कर दे तो कुछ दिन और कट जाएं। अजय और विजय कोने में जाकर अपने पुराने रिश्तेदारों और परिचितों को फोन लगाते हैं। हेलो चाचा जी, प्रणाम, हमारे यहाँ बहुत तंगी चल रही है, बारिश की वजह से काम पूरी तरह बंद है, अगर आप कुछ रुपयों का इंतजाम करा देते तो हमारा काम चालू होते ही हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। तुम लोग खुद कंगाल हो, हाँ, तुम्हें कर्जा देंगे तो तुम कहाँ से चुकाओगे, बारिश में तो हमारे अपने खर्च नहीं चल रहा है भाई। अजय ये बात सभी लोगों को बताता है। ये सुनकर सतीश, मैंने भी फूफा जी को फोन किया था, उन्होंने भी ये कहकर काट दिया कि इस मौसम में किसी के पास फालतू पैसे नहीं है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन बड़ी बहू को तो भूखा नहीं रखा जा सकता, उसे कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, कौशल्या बहू के पेट में पल रहे बच्चे की खातिर हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर उसकी तबीयत बिगड़ी तो इस बारिश में हम डॉक्टर के पास भी कैसे जाएंगे। मेरे पास संदूक में एक छोटी सी सोने की अंगूठी रखी है जो मुझे मेरी सास ने दी थी, मैं उसे बाजार ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच आती हूँ, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन का राशन आ जाएगा। अरे कौशल्या, तुम वो आखिरी निशानी क्यों बेच रही हो, जैसे इतने दिन कटे वैसे ये वक्त भी निकल जाएगा, उस निशानी को मत बेचो। निशानी से बढ़कर मेरे परिवार और बहू की जान है, मैं अभी छाता लेकर पास वाले सुनार की दुकान पर जाती हूँ। कौशल्या बारिश में भीगते हुए सुनार की दुकान पर पहुँचती है और अपनी पुरानी अंगूठी निकालकर सुनार को दे देती है। अरे माई, ये क्या लेकर आई हो, ये कोई असली सोने की अंगूठी नहीं है, ये तो बिल्कुल नकली और पीतल की है। क्या कह रहे हैं आप, ये तो मेरी सास के जमाने की खानदानी अंगूठी है, ये नकली कैसे हो सकती है। माई, मुझे 50 साल हो गए सोना परखते हुए,
ये तो तुम्हारी असली अंगूठी कहीं बदल दी गई है या फिर खो गई होगी, या तो बाजारू नकली धातु है, इसका एक ढेला भी नहीं मिलेगा। कौशल्या का दिल टूट जाता है। वह रोती हुई आंखों से खाली हाथ वापस लौटती है। रास्ते में कीचड़ से भरे मोड़ पर पड़ोस की बुजुर्ग काकी अपने बरामदे में खड़ी उसे देखती है। अरे कौशल्या, क्या बात है? इस तेज बारिश में तू इतने दुखी होकर कहाँ से आ रही है और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बताऊं काकी, घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बेटों का काम बंद है, बड़ी बहू पेट से है और उसके खाने के लिए एक दाना नहीं है। अंगूठी बेचने गई थी तो पता चला कि वो भी नकली है। अब समझ नहीं आ रहा कि परिवार को कैसे बचाऊं। तो धीरज रख बहन, रो मत। मेरे पास पैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी रसोई में जो थोड़ा बहुत है मैं तुझे देती हूँ। काकी अंदर जाती और अपनी डलिया में से 2 किलो चावल और कुछ कच्चे आलू एक थैले में भर कर लाती और कौशल्या के हाथों में थमा देती है। ये ले बहन, इतने आलू और चावल है मेरे पास, जाकर जल्दी से बच्चों के लिए भात और चोखा बना दे ताकि बहू का पेट भर सके। काकी, इस बुरे वक्त में आपने हमें बहुत सहारा दिया है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कौशल्या घर पहुंचकर बहुओं को वो थैला देती है। बहुएं तुरंत रसोई में जाकर चूल्हा जलाती हैं और गर्मा गर्म आलू चावल पकाती हैं। पूरा परिवार मिलकर उस दिन का खाना खाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात को आरती हॉल में बैठे सभी लोगों से, आज दोपहर का खाना तो सबने किसी तरह खा लिया था, लेकिन रात के लिए रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। सही कह रही हो आरती, आज रात हम सब क्या खाएंगे? बाहर तो बारिश और तेज हो गई है। बच्चों, ऊपर वाले का नाम लेकर सब लोग पानी पी लो और सो जाओ। सुबह कोई ना कोई नया सवेरा जरूर होगा। रात को सब लोग केवल पानी पीकर भूखे पेट जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाते हैं। बाहर लगातार बिजली कड़क रही होती है और पानी की मूसलाधार आवाजें गूंजती रहती हैं। अगली सुबह सरपंच की ओर से गांव में ऐलान होता है, गांव वालों, गांव किनारे स्थित नदी का बांध टूट गया है और अब जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गांव को खाली करके सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। सरपंच के ऐलान के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। थोड़ी देर बाद सभी के घरों में पानी भरने लगता है। ये देखकर रामेश्वर जी के घर में भी मातम सा पसर जाता है। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। माँ, आप हिम्मत मत हारिए, हमें ये घर खाली करना ही होगा। सरपंच जी का आदेश है, जो भी कपड़े और जरूरी कागजात हैं उन्हें जल्दी से पैक करो। घर के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद से बचा कुचा सामान अटैची और झोलों में पैक करते हैं। घुटने तक भरे ठंडे पानी से गुजरते हुए पूरा परिवार घर से निकल जाता है। गांव से दूर पहुंचते ही पानी कम हो जाता है। शाम होते होते अचानक शशि के पेट में तेज दर्द उठता है। आई माँ, नहीं, मुझसे और नहीं चला जाएगा। मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। हे भगवान, अब हम इसे कहाँ लेकर जाए? ना कोई डॉक्टर है, हमारे पास एक दाना अन्य भी नहीं बचा कि इसे खिला सके। दीदी, आप घबराओ मत, माँ ने मुझे एक औषधि दी थी जो पेट दर्द और गैस के लिए रामबाण है। मेरे पास पानी की बोतल है, आप इसे अभी ले लो। पूनम वो औषधि अपने जेठानी को खिलाती है और कुछ ही देर में शशि को थोड़ी राहत महसूस होती है। यह देखकर परिवार के सदस्य की जान में जान आती है। पानी का बहाव कम होने लगता है और वे धीरे धीरे घने जंगल वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां बारिश अब सिर्फ हल्की फुल्की फुहारों में बदल गई और रात भी हो चुकी थी। चलते चलते उन्हें पास एक पुरानी कुटिया दिखाई देती है। माँ, पिताजी देखिए, सामने वो झोपड़ी नजर आ रही है। मैं देखकर आता हूँ कि वहाँ कोई है या नहीं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। अजय दौड़कर झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि झोपड़ी अंदर से खाली थी। अरे कोई है क्या इस झोपड़ी में? हमें मदद चाहिए। वह काफी बार आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। और फिर बाहर आकर सभी से, माँ और पिताजी, झोपड़ी में कोई भी नहीं। चलिए हम लोग इस झोपड़ी में आश्रय लेते हैं, सुबह सोचेंगे क्या करना है। सभी लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही सभी राहत की सांस लेते हैं और चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी को प्यास लगी होती है। तभी छोटी बहू देखती है कि वहाँ कोने में एक छोटा सा हैंडपंप लगा है। चारों बहुएं हैंडपंप के पास जाती हैं और उसे काफी देर तक चलाती हैं। लगता है ये हैंडपंप खराब है कि इसमें से पानी ही नहीं निकल रहा। हम सब साथ मिलकर चलाते हैं, हो सकता है कि साथ मिलकर चलाने से पानी निकल आए। चारों बहुएं साथ मिलकर हैंडपंप चलाती हैं और थोड़ी ही देर में
हैंडपंप से पानी निकल आता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बहुएं सभी को पानी पिलाती हैं। सभी लोग पानी पीकर खुश हो जाते हैं। तभी घर के बीचों बीच फर्श पर अजय की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। अरे ये देखो, फर्श पर ये काला काला ढक्कन जैसा क्या है? अरे हाँ, ये तो कोई ढक्कन जैसा है। नहीं, ये कोई ढक्कन है। चलो सब मिलकर जोर लगाते देखते हैं इसके नीचे क्या है। पांचों भाई मिलकर पूरी ताकत से उस भारी ढक्कन को खींचते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही ढक्कन हटता है, नीचे अंधेरी सीढ़ियां और एक बंकर जैसा रास्ता दिखाई देता है, जहां से किसी पुरानी चीज की महक आ रही होती है। अरे ये नीचे कोई कमरा या बंकर जैसा बना हुआ है। चलो मशाल जलाकर नीचे उतर कर देखते हैं। अजय एक लकड़ी की मशाल बनाकर उसे जलाता है और मशाल की रोशनी में जब वे नीचे उतरते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ हथियारों के संदूक और राशन का बड़ा भंडार रखा हुआ है। ये तो फौजियों का बंकर लगता है। पहले यहाँ फौजी रहा करते थे। हाँ, ये फौजियों का आवास स्थान है। क्या उन्होंने अपने सभी हथियार छुपा रखे हैं? हे भगवान, तू वाकई मेहरबान है। देख लो, यहाँ तो राशन का पूरा भंडार भी है। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, अब हम यही रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर फौजी आ गए और उन्होंने हमें गलत समझ लिया तो हम क्या करेंगे? पता नहीं यहाँ रुकना सुरक्षित है या नहीं। मुझे तो लगता है हमें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अभी हमारे पास रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है। और यदि फौजी आ भी गए, जो सच है हम उन्हें बता देंगे। वैसे भी हम उनकी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करते हैं, ये सारी चीजें कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी लोग विजय की बातों से सहमत होते हैं। पूरा परिवार मिलकर उन सारी चीजों को एक कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर देता है। पांचों बहुएं तुरंत काम में जुट जाती हैं। वे झाड़ू लगाती हैं, दीवारों को लीपती हैं और बंकर के एक लंबे बरामदे को साफ करना शुरू करती हैं। दीदी, मैं इस मुख्य बरामदे और कमरों से सारी धूल बुहार देती हूँ। फर्श पक्का है, बस थोड़ी सी मेहनत से ये पूरा आईने की तरह चमक उठेगा। रेखा दीदी रुकिए, मैं ऊपर जाकर बाहर के हिस्से से कुछ नीम के पत्ते और गीली चिकनी मिट्टी ले आती हूँ। जहाँ जहाँ दीवारों पर सीलन के दाग हैं, वहाँ हम मिट्टी और पत्तों का लेप लगाकर दीवारों को बिल्कुल साफ सुथरा बना देंगे। और मैं रसोई का मोर्चा संभालती हूँ। यहाँ तांबे और पीतल के बहुत सारे पुराने बर्तन धूल में सने पड़े हैं। पूनम, तुम जरा मेरे साथ आओ। हम मिलकर इन सारे बर्तनों को राख और पानी से मांजकर चमका देते हैं। हाँ गुड़िया दीदी, मैं पानी की बाल्टी उठाती हूँ। हम दोनों मिलकर सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर सुखा देंगे, ताकि शाम का खाना इन्हीं साफ बर्तनों में बन सके। बहनों, तुम सब कितना काम कर रही हो। काश मेरी तबीयत ऐसी ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाती। मुझे ऐसे खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं बड़ी बहू, तुम्हें बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है। तू बस आराम से इस तख्त पर बैठ। तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर का बाकी सारा काम ये चारों बहुएं मिलकर चुटकियों में निपटा लेंगी। सभी बहुएं मिलकर सारा काम निपटा देती हैं और आरती ऊपर के खुले आंगन की तरफ जाती है। बंकर के पिछले हिस्से में जमीन से जुड़ा एक छोटा सा खुला घेरा होता है, जहाँ हल्की धूप छनकर आ रही होती है। वहाँ कोने में कुछ सूखे बीज और एक पुराने लोहे की खुरपी पड़ी होती है। आरती की आंखें चमक उठती हैं। दीदी देखो, यहाँ कुछ बीज भी पड़े हैं। चलो हम यही खेती शुरू करते हैं। अरे वाह आरती, ये तो तुमने बहुत ही कमाल की बात सोची। बाहर इतनी बारिश है और बाजार बंद है। अगर हम जमीन के इस हिस्से में ताजी सब्जियां उगा लें तो हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ आरती। चलो हम दोनों इस खुरपी से सूखी मिट्टी को अच्छी तरह खोदकर भुरभुरी बना लेते हैं और क्यारियां तैयार करते हैं। मैं रसोई से बचे हुई राख और सूखी पत्तियां ले आती हूँ, जो खाद का बेहतरीन काम करेगी। हम क्यारियों में बीज बो देंगे ताकि जल्दी से पौधे फूट पड़े। चारों बहुएं मिलकर बंकर के भीतर खुले आंगन की मिट्टी को खुरपी से खोदकर एक बराबर करती हैं। वे अलग अलग क्यारियां बनाकर धनिया, पालक, टमाटर, मिर्च और कद्दू के बीज जमीन में दबा देती हैं। तुम सबने तो बंजर पड़ी जमीन को भी सुंदर खेत में बदल दिया। अब बस इसमें सही समय पर पानी देने का कोई आसान जुगाड़ करना होगा। हाँ दीदी, बात तो सही है। रोज रोज बाल्टी भरकर सीढ़ियाँ चढ़कर पानी लाना बहुत थका देने वाला होगा। हमें पानी पहुँचाने का कोई सीधा रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे तुम लोग इतनी मेहनत कर रही हो तो हम 5 भाई क्यों पीछे रहे? बताओ, हमें क्या मदद कर सकते हैं हम तुम्हारी? सुनिए जी, वो जो कोने में सूखे मोटे बांस के लंबे डंडे पड़े हैं ना, अगर आप उन बांसों को बीच से खोखला करके एक लंबा पाइप जैसा बना दे तो हम उसे ऊपर लगे हैंडपंप से सीधे क्यारियों तक जोड़ सकते हैं। अरे वाह रेखा,
ये तुम्हारा जुगाड़ तो सच में बहुत लाजवाब है। चलो भाइयों, कुल्हाड़ी और आरे निकालो। हम इन बांसों को तराश कर तुरंत एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करते हैं। पांचों भाई मिलकर बांस के डंडों को अंदर से काटकर खोखला करते हैं और उनमें एक दूसरे से जोड़कर एक लंबा पाइप तैयार करते हैं। विजय और छोटू ऊपर जाकर हैंडपंप के मुहाने पर उस बांस के पाइप को कसकर बांध देते हैं। छोटू, जरा हैंडपंप का हत्था चलाकर देख, पानी सीधा बांस के पाइपों में उतर रहा है या नहीं। पानी चलाते हुए छोटू अपनी भाई से, भैया पानी बिल्कुल तेजी से बांस की नाली से होता हुआ सीधे नीचे क्यारियों की तरफ बहने लगा है। एक बूंद भी बाहर नहीं गिर रही है। अरे वाह, पानी सीधे हमारी क्यारियों में आ गया। अब पौधों को सींचने के लिए बाल्टी उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी का तो पूरा इंतजाम हो गया, लेकिन रसोई में जब हम चूल्हा जलाएंगे तो सारा धुआं बंकर के अंदर ही भर जाएगा और बड़ी दीदी को अब सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। गुड़िया दीदी, इसके लिए भी हम एक नया जुगाड़ कर सकते हैं। जो बांस का एक बड़ा टुकड़ा बचा हुआ है, हम उसे चूल्हे के ठीक ऊपर दीवार के इस झरोखे से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। चूल्हे का सारा धुआं चिमनी की तरह सीधे उस बांस के जरिए बाहर खुले आसमान में निकल जाएगा। पूनम, तुम्हारा दिमाग तो सच में इंजीनियरों जैसा चलता है। लाओ वो बांस मुझे दो, मैं और सतीश भैया मिलकर इसे दीवार के रोशनदान में अच्छी तरह फिट कर देते हैं। राजू और सतीश मिलकर चूल्हे के ऊपर बांस की चिमनी लगा देते हैं। बहुएं चूल्हा जलाती हैं और धुआं बिना किसी रुकावट के सीधे ऊपर बाहर निकल जाता है। बंकर के अंदर ताजी और साफ हवा बनी रहती है। मेरी बहुओं के इन अनोखे जुगाड़ों ने तो इस पुराने बंकर को स्वर्ग जैसा सुंदर और सुविधा संपन्न घर बना दिया है। सच में हुनर हो तो इंसान कहीं भी अपना आशियाना बना सकता है। सही कह रही हो कौशल्या। दुनिया में लोग तंगहाली से रो रहे हैं और हमारे बच्चों ने अपनी सूझबूझ और एकता से जमीन के अंदर खुशियों का संसार बसा लिया है। दिन बीतते जाते हैं और बहुओं की मेहनत रंग लाती है। बंकर के आंगन में उगाई गई क्यारियां हरी भरी होने लगती हैं। हरी हरी पालक, चौड़ी पत्तियों वाला धनिया, लाल लाल टमाटर और लटकती हुई तिरोई लौकी देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। देखिए माँ जी, हमारी क्यारियों में कितनी सुंदर और ताज़ी सब्जियां तैयार हो गई हैं। आज दोपहर के खाने के लिए मैं ताज़ी पालक और धनिया तोड़कर लाती हूँ। सच में आरती, ये ताज़ी हरी सब्जियां देखकर मन तृप्त हो गया। बाजार में ऐसी ताज़ी चीजें कभी नहीं मिलती जो तुमने अपने हाथों से उगाई है। बहुएं ताजी सब्जियां तोड़कर चूल्हे पर खाना बनाती और सभी मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। कुछ दिन इसी तरह सुकून से बीतता है। बाहर रुक रुक कर बारिश होती रहती है। तभी एक दिन अचानक शशि के पेट में तेज दर्द उठता है। उफ, माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। शशि, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ने लगी? अरे बेटा, इसका प्रसव का समय नजदीक आ गया है। इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और सारे रास्ते पानी में डूबे हैं। हम इस हालत में इसे अस्पताल कैसे ले जाएंगे? हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में हमारी रक्षा करना। कहीं कोई गाड़ी और डॉक्टर मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पिताजी, माँ जी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान विज्ञान और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी ट्रेनिंग ली है। हमारे गांव में जो दाई आती थी, मैंने उनके साथ रहकर प्रसव कराने का पूरा तरीका अच्छे से सीखा और समझा है। और पूनम, इस बंकर में फौजियों की जो दवाइयों वाली बड़ी पेटी रखी थी, उसमें बिल्कुल नई पट्टियाँ, रुई, एंटीसेप्टिक दवा और प्राथमिक उपचार का सारा सामान मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। रेखा दीदी, आप जल्दी से चूल्हे पर पानी खौला कर लाइए। आरती, तुम साफ सूती कपड़े और दवाइयों का डिब्बा यहाँ कमरे में रखो। माँ जी, आप दीदी का हाथ पकड़िए, मैं पूरी सावधानी से डिलीवरी कराती हूँ। पूनम, गुड़िया, रेखा, आरती और कौशल्या मिलकर बड़ी बहू शशि को कमरे में संभालती हैं। पूनम अपनी सूझबूझ और हिम्मत से पूरी प्रक्रिया को कुशलता से संभालती है। थोड़ी देर की मशक्कत और प्रार्थनाओं के बाद कमरे में एक नवजात शिशु के रोने की गूंज सुनाई देती है। अरे बधाई हो, बेटा हुआ है, लल्ला हुआ है। बच्चा और बहू दोनों बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पूनम, आज तुमने हमारी जान बचा ली। हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी बहुएं साक्षात देवी का रूप है। जिस संकट से बड़े बड़े अस्पताल डर जाएं, उसे मेरी बहू ने अपनी हिम्मत से पार कर लिया। सभी लोग खुशी मना रहे होते, तभी अचानक दरवाजे पर भारी दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? बाहर निकलो। पूरा परिवार डर के मारे बाहर आता है। अफसर बंदूक ताने खड़ा रहता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? सब सच सच बताओ, कहीं तुम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं हो जो यहाँ छुपकर बैठे हो? सच बताना, वरना तुम सबको गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। साहब, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम गरीब हैं
और हालातों के मारे हैं, इसलिए अपनी मुसीबत के दिनों में इस झोपड़ी को खाली देखकर हमने यहाँ आसरा लिया। हम आपको सच सच बताते हैं। ऐसा कहकर पांचों भाई अपने सारे हालात उस फौजी अफसर से बता देते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड निकालो। रामेश्वर सभी का आधार कार्ड जेब से निकालकर उस अफसर को दिखा देते हैं। आधार कार्ड देखने के बाद अफसर, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे दुख हुआ। तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। मैं ऊपर अपील करके तुम लोगों के लिए सरकारी जमीन पर घर बनवाता हूँ, और हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारी छावनी में काम भी कर सकते हो। साहब, आप हमारे लिए साक्षात फरिश्ता हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। दस्तावेज बिल्कुल सही है। तुम सभी इसी जिले के बाढ़ प्रभावित गांव के रहने वाले सीधे साधे नागरिक। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी बहुओं के इस गजब के हुनर ने हमारा दिल जीत लिया। साहब, अगर आप लोग इजाजत दे तो हम कुछ ही दिनों में यहाँ से कोई दूसरा ठिकाना ढूंढकर चले जाएंगे। हमने सिर्फ अपनी बहू और बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ पनाह ली थी। अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए। इस बंकर में ज्यादा दिन तक रहना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है, लेकिन हम आप जैसे भले और मेहनती परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी सैन्य यूनिट और प्रशासन से विशेष राहत कोष की मदद लेकर आप सभी के लिए गांव के ऊंचे और सुरक्षित इलाके में एक पक्का और सुंदर घर बनवा देंगे। साहब, आप तो हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। आपके इस उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। और सुनिए, आप लोग को रोजगार के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी नई छावनी और सैन्य बैरक में विभिन्न सहायक कार्यों के लिए मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। साहब, हम पांचों भाई टाइल्स लगाने, चिनाई करने, निर्माण कार्य में माहिर हैं। हम पूरी लगन से काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तुम पांचों भाई को हमारे बेस कैंप के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा सौंपा जाएगा। बहुए बैरक की मेस में ताजा और पौष्टिक भोजन पकाने तथा परिसर की बागवानी और सिलाई बुनाई का काम संभाल सकती हैं। तुम सभी को उचित मासिक वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। आज हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है। हमारी तंगहाली और दुख के सारे बादल छट गए हैं। इस तरह कुछ ही हफ्तों में सैनिकों की मदद से सुरक्षित जमीन पर रामेश्वर जी के परिवार का नया और मजबूत पक्का मकान बनकर तैयार हो जाता है। पूरा परिवार खुशी खुशी नए घर में गृह प्रवेश करता है। पांचों भाइयों और बहुओं को सेना के कैंप में सम्मानजनक रोजगार भी मिल जाता है। इस तरह पूरा परिवार अपने नन्हे बालक के साथ सुख, शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।